बंसीपुर नाम के छोटे से नगर में एक गरीब चिड़िया पीलू हेयर ड्रेसिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर पे दुकान चलाती थी, वही काम करती थी और वही रहती थी। पीलू अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपनी दुकान घर के सामने एक बोर्ड लगाई कि उसके यहाँ 24 घंटे सर्विस मिलती है। ऐसे ही एक दिन बबली पीलू के यहाँ हेयर ड्रेसिंग के लिए आई। पीलू, मुझे बढ़िया सा हेयर कट करके देना, मुझे किटी पार्टी में जाना है। जी बबली बहन, आपकी ऐसी हेयर कट करूंगी कि सब आप ही को देखते रहेंगे। पीलू बबली का हेयर कट करने लगती है, लेकिन बबली अपने हेयर कट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अरे ये क्या कर दिया पीलू, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। ऐसे तो मेरा सब मजाक उड़ाएंगे, मैं तुम्हें इसकी पेमेंट नहीं करूँगी। पीलू बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। बबली वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब बबली अपनी किटी पार्टी में पहुँचती है तो उसकी सहेलियाँ उसकी बहुत तारीफ करती है। वाह बबली, तुम्हारी हेयर स्टाइल तो बिल्कुल हीरोइन जैसी है, कहाँ से करवाई हो? हाँ, ऐसी हेयर स्टाइल तो हम मैगजीन में देखते हैं। क्या तुम लोग सच में मेरी हेयर स्टाइल से खुश हो? बबली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी हेयर स्टाइल सबको पसंद आ रही थी। बबली को उसके घर में उसके पति से भी बहुत तारीफ मिलती है, लेकिन फिर भी वो पीलू को पैसे नहीं देती। बबली जी, आपकी सहेलियाँ और आपके पति को आपकी हेयर स्टाइल बहुत पसंद आई है, तो आप मुझे पेमेंट क्यों नहीं देती है? मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे दीजिए ना, मैं अपनी मेहनत का पैसा मांग रही हूँ। मैं तुम्हें और कस्टमर्स दिला दूंगी पीलू। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू, मुझे बबली आंटी ने तुम्हारे यहाँ भेजी है, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी हेयर स्टाइल पसंद आ गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। पीलू फिर दुखी मन से उसकी हेयर कट करती है और हरी तोती वहाँ से चली जाती है। पीलू मन में ही कहती है, ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं दे रहा है। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम ब्यूटी पार्लर में गई थी। ये सुनकर हरी बहुत खुश होती है और वो बाद में पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी हेयर स्टाइल मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई, इसलिए मैं इसकी पेमेंट करने आई थी। आपको बहुत बधाई हरी और धन्यवाद कि आप मुझे पैसे देने के लिए आई हैं। इसके बाद पीलू बहुत सी और पक्षियों की कटिंग करने लगी और सभी उसे थोड़े बहुत पैसे देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और गुजारने पड़ेंगे मेरे सैलून को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, लेकिन पूरे पैसे नहीं देती है। फिर एक रात एक हीरोइन उस जंगल से गुजर रही थी, तभी उसकी कार खराब हो जाती है। अरे ये कार कैसी खराब हो गई, मेरा तो यहाँ आते ही सिर दुखने लगता है। कोई होगा क्या जो मेरी हेड मसाज कर दे? मैडम, इतनी रात में कौन सा लेडीज सैलून खुला होगा? तभी वहाँ से पीलू उड़ रही होती है। वो हीरोइन को देखकर रुक जाती है। अरे हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरा ब्यूटी पार्लर है, आप मेरे यहाँ चलिए। फिर हीरोइन पीलू के पार्लर में चली जाती है और उससे हेड मसाज करवाती है। पीलू की हेड मसाज से उसे गहरी नींद लग जाती है और वो सुबह उठती है। अरे ये क्या, मैं यहाँ ही सो गई थी। पीलू, लगता है तुम कमाल की ब्यूटिशियन हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे हेयर ड्रेसिंग करके शूट में जाना था, लेकिन लगता है मुझे बिना उसके ही जाना होगा। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ हैं, आप बिना हेयर स्टाइलिंग के कैसे जा सकती है? फिर पीलू हीरोइन के बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइलिंग कर देती है। हीरोइन को वो बहुत पसंद आती है और पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि पीलू के यहाँ हीरोइन ने हेयर स्टाइलिंग करवाई थी। पीलू, तुमको इस पार्लर से कितनी कमाई हो जाती है? यही कोई 500,000 रुपये, ज्यादा नहीं मिलते हैं मैम। अरे तुम जैसी टैलेंटेड हेयर ड्रेसर को
इतने कम रुपए? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 1 लाख रुपया दूंगी और अभी दूसरी हीरोइंस का तुम हेयर स्टाइल करना तो तुम करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही फेमस हेयर ड्रेसर बन जाती है। अब उसके पास बहुत सा धन आ जाता है। अब पीलू एक गरीब हेयर ड्रेसर से अमीर हेयर ड्रेसर बन जाती है। टूनी अपनी बूढ़ी माँ लूसी के साथ रहती थी। टूनी जब 15 साल की ही थी तभी उसके पिता की मौत हो गई थी और माँ की तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। इसलिए टूनी के कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ जाती है और उसको ही घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। उसको बिरयानी खाने और बनाने का बहुत शौक था और वो बिरयानी बनानी भी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने बिरयानी बेचने का काम ही शुरू कर दिया। ऐसे ही उसे काम करते हुए आज 10 साल बीत गए और बिरयानी बेच कर ही उसने अपना घर और सारी चीजों की व्यवस्था कर ली। एक दिन उसकी माँ लूसी उससे कहती है, बेटी टूनी आज तो बिरयानी बेचने मत जाना। लेकिन क्यों माँ, कोई परेशानी है क्या? नहीं टूनी, कोई परेशानी नहीं है, बस बात ये है कि आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए तू जाकर तैयार हो जा। लेकिन माँ आप जानती है ना मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। बेटी मेरी बात समझती क्यों नहीं है? तू एक लड़की है और लड़की पराई धन होती है। एक न एक दिन उन्हें अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ससुराल ही उनका असली घर होता है। बेटी मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा माँ? मैं अब ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, ठीक है? नहीं माँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ एक ही शर्त पर, अगर लड़का मेरे साथ यहाँ रहने के लिए राजी होगा, मतलब घर जमाई बनकर। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। अगर कोई लड़का राजी होता है तो ही मैं शादी करूंगी। ऐसा कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी के ठेले पर एक लड़का आता है जिसका नाम सोनू था। वो टूनी से कहता है, मुझे एक प्लेट बिरयानी मिलेगी क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेंगी, आप बैठिए, मैं अभी आपको बिरयानी बनाकर देती हूँ। वो जैसे ही बिरयानी की प्लेट उसके हाथ में रखती है वैसे ही वो लड़का लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। बिरयानी की प्लेट उसके हाथ में रखती है वैसे ही वो लड़का लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है और टूनी उसको अपने घर ले आती है और डॉक्टर को भी बुलाती है। डॉक्टर उसकी जांच करता है तो कहता है, इन्हें कई दिनों से कुछ खाया नहीं था इसलिए इन्हें चक्कर आ गए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद सोनू को होश आ जाता है। सोनू के होश में आने के बाद टूनी और लूसी सोनू से उसके घर के बारे में पूछती हैं तो सोनू बताता है, मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, मैं तो यहाँ काम की तलाश में आया था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ठग लिया और मेरे पास 1 रुपया नहीं छोड़ा, इसलिए कई दिनों से मैं भूखा था। हाँ मेरी माँ जरूर है लेकिन वो गांव में रहती है। कोई नहीं बेटा, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ रह सकते हो और काम ही चाहिए तो मेरी बेटी टूनी के साथ तुम बिरयानी बेचने में मदद कर सकते हो। माँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। सोनू अब टोनी के साथ मिलकर उसकी मदद करता था और बिरयानी बेचने में उसकी भी मदद करता था और कुछ समय बाद दोनों को ऐसे ही आपस में प्यार हो जाता है और टोनी और सोनू एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और सोनू अपनी माँ को भी यहीं ले आता है और फिर सभी साथ मिलकर खुशी खुशी वहीं रहते हैं और टोनी अभी भी अपने बिरयानी बेचने का काम शुरू रखती है और सभी अब उसे बिरयानी बेचने वाली बहू के नाम से पुकारने लगते हैं। साधुपुर नाम के गांव में सिंदूर नाम का एक लड़का रहता था। वह देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करता था। वह ज्यादा खाना लेकर खाना फेंक देता था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। वह घर जमाई बन गया। उसके ससुर ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोले, मैं अभी तक अच्छे से कारोबार चलाता आया हूँ, अब तुम्हें इन सब को कारोबार की जिम्मेदारी को निभाते हुए कारोबार चलाना है। सिंदूर ने अपने ससुर की बातों को कबूल किया। सिंदूर इसके बाद अपने पत्नी को बार बार कभी खाना, कभी चाय और कभी नाश्ता करवाते सताते रहता था। अब उसकी ससुर को इसके बारे में पता चला तो वह सिंदूर को बोले, तुम्हें दिन भर में जो चाहिए ये एक बार में क्यों नहीं बोल देते? तो सिंदूर उदासी से कहता है,
मैं तो एक साथ बोलता हूँ, लेकिन वो कम पड़ जाता है। सिंदूर के ससुर ने इसके बाद पकाया हुआ खाना कहाँ जाता है, इसकी पता लगाने के लिए रसोई में थोड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उनको पता चला कि सिंदूर की मांग के अनुसार ज्यादा खाना बनता और वह पूरा न खाने की वजह से बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। इसको देख के चिंतित ससुर सिंदूर को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की ठान ली। एक दिन उन्होंने सिंदूर को बुलाकर कहा, हमारे पहले वाले नौकर के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगे? सिंदूर भी अपने ससुर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अपने नौकर की बस्ती में जाकर सिंदूर के ससुर ने कहा, मैं अभी रास्ता पूछ कर आता हूँ। इसके बाद सिंदूर वहीं खड़ा रहा। सिंदूर ने एक घर के अंदर झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सारे डिब्बे बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थे। यह देखकर सिंदूर को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसके ससुर आए और उसको अपने नौकर के घर लेकर गए। नौकर के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सिंदूर के ससुर ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकर ने कहा, ये घर से बचा हुआ भोजन लेकर खाया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था। उसको खा के बेटे की तबीयत खराब हो गई है। यह कहकर वह रोने लगा। कुछ देर के बाद सिंदूर और उसके ससुर अपने घर आ गए। घर आने पर सिंदूर अपने ससुर के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए आंख में पानी भर लेता है। जब उसकी ससुर ने कारण पूछा तो सिंदूर कहता है, मैं खाने को कितना बर्बाद करता था और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। अब के बाद मैं खाने को कभी बर्बाद नहीं करूँगा। सिंदूर को खाने की कीमत महसूस होने पर उसके ससुर खुश हो जाते हैं और सिंदूर ससुर से कहता है, हमें अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए मैं अपनी हैसियत के हिसाब से हर दिन अन्नदान का बीड़ा उठाता हूँ। कहते हुए प्रसन्नता से अपने घर के पास के मंदिर जाके अन्नदान पे जुट जाता है।